नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज शाम सहयोगी दलों की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया, औपचारिकता पूरी कर दी गई। अब परसों शाम 7 बजे राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति को एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं के दस्तखत वाली समर्थन की चिट्ठी भी सौंप दी जाएगी और इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इस वक्त राष्ट्रपति भवन में मोदी सरकार के मंत्रियों का फेयरवेल डिनर चल रहा है। एनडीए के पास 292 का नंबर है, बहुमत के लिए 272 चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर बनेगी, इसमें अब कोई संशय नहीं है। आज इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी साफ कर दिया कि फिलहाल वो विपक्ष में ही बैठेंगे, सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि आज सुबह संजय राउत कह रहे थे कि बीजेपी के पास तो सिर्फ 240 हैं, जबकि इंडिया अलायंस के पास 250 एमपीज हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू तो सबके दोस्त हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली पहुंचने से पहले हैदराबाद में ही कह दिया कि वो एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ही दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी क्लियर कर दिया कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। इसके बाद शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी पहली बार ऐसी सरकार का नेतृत्व करेंगे जो सहयोगी दलों के सपोर्ट पर टिकी होगी। इसका क्या असर होगा, ये सरकार कैसे चलेगी, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि एनडीए की मीटिंग में आज क्या क्या तय हुआ, कौन कौन शामिल हुआ। आज सबकी नजरें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर थी। दोनों नेता सही वक्त पर मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए। चंद्रबाबू नायडू तो अपनी पार्टी की तरफ से अकेले आए थे, लेकिन नीतीश कुमार अपने 2 विश्वस्त सहयोगियों ललन सिंह और संजय झा को लेकर पहुंचे। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह मौजूद थे। साथी दलों में शिवसेना के एकनाथ शिंदे, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, आरएलडी के जयंत चौधरी, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के जीतन राम मांझी और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के सुदेश महतो, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, आंध्र प्रदेश से जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण, असम गण परिषद के अतुल बोरा, सिक्किम क्रांतिकारी परिषद के इंद्रहांग सुब्बा और नॉर्थ ईस्ट के अलायंस पार्टनर्स के नेता शामिल हुए। मीटिंग के दौरान जिस क्रम में पार्टियों के नेता बैठे थे, उससे सरकार के स्वरूप का अंदाजा भी लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली कतार में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे बैठे थे। बहुमत के आंकड़े के लिए इन तीनों पार्टियों का सपोर्ट होना सबसे ज्यादा क्रूशल है। क्योंकि चुनाव नतीजे आने के बाद सहयोगी दलों के साथ ये पहली मीटिंग थी, इसलिए सबसे पहले सभी दलों ने आम सहमति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया। इसके बाद सभी पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन की चिट्ठी दे दी। अब 7 जून को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुने जाने की औपचारिकता भी पूरी की जाएगी। फिर 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज की मीटिंग में यह भी तय हुआ कि सरकार के स्वरूप को लेकर बीजेपी सभी सहयोगी दलों से बात करेगी और इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह को दी गई है। ये तीनों नेता अलायंस पार्टनर के साथ डिटेल में बात करेंगे। आज एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री जी के आवास पर हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें गए थे और हम लोग भी थे उस मीटिंग में। और उस बैठक में जो अगला जो 3rd टर्म देश की जनता ने दिया है एनडीए को, उसके लिए उनको धन्यवाद दिया गया। उनका जो एफर्ट रहा, उनके लीडरशिप में ये पूरा चुनाव लड़ा गया और जल्दी ही बैठक होगी जो हमारे जितने सांसद चुन के आए हैं और उसके बाद हम लोग स्टेट क्लेम करेंगे और सरकार का फॉर्मेशन। आज आगे का क्या कार्यक्रम कहा जा रहा था कि आज ही शायद राष्ट्रपति? नहीं, आज राष्ट्रपति नहीं है, परसों मीटिंग है
उसके बाद जो भी है तय होगा। जो भी हमारे सांसद नए चुन के आए सब तो कल सर्टिफिकेट मिला है। पहले तो जो सांसदों का मीटिंग है वो होगा और उसके बाद वहाँ जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो किया जाएगा। तो सारे एनडीए के लीडर थे उस मीटिंग में और सब ने एक स्वर से जो तीसरा टर्म मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व में सरकार फॉर्मेशन आगे 5 साल काम करने का। कोई 1-to-1 बातचीत भी हुई है नीतीश जी और प्रधानमंत्री? नहीं, वो कोई 1-to-1 बातचीत नहीं थे। सारे जो एनडीए के लीडर थे, सारे लीडर थे और सब लोगों ने अपनी बात रखी उसमें। एनडीए की आज की मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। शिंदे ने कहा कि 2024 का जनादेश तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिला है और वो बहुत जल्द तीसरी बार शपथ लेंगे। शिंदे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का पूरा जोर मोदी हटाओ पर था। कुछ लोग मोदी को तड़ी पार करने की बातें कर रहे थे, लेकिन देश की जनता से ऐसे लोगों को सत्ता में आने से रोक दिया है। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूं, शुभकामनाएं देने आया हूं। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। विपक्ष वाले इंडिया लाइन, उनको एक ही था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हराओ। ये ऐसे जो पीड़ित लोग थे, वो लोगों को, जो कई लोग कहते थे कि मोदी जी को तड़ीपार करो, तो तड़ीपार इस देश की जनता ने उनको किया है। सत्ता से रोककर जो बोलने वाले हैं उनको ही तड़ीपार कर दिया, उनकी जगह उनको दिखा दी है। एनडीए की आज की मीटिंग में और क्या क्या हुआ, अगले 2 दिन में और क्या क्या हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, बताइए क्या जानकारी आपके पास में है, आज एनडीए की मीटिंग में क्या क्या हुआ? आज एनडीए की बैठक से पहले रजत जी सबसे दिलचस्प जानकारी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की आखिरी बैठक की। उस बैठक के बाद ही कैबिनेट ने अनुशंसा किया था मौजूदा सरकार को भंग किए जाने का, जिसके बाद वो राष्ट्रपति के यहाँ गए थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तीखा हमला किया विपक्ष और उनको लेकर जो लोग उनके पक्ष का जो नैरेटिव चला रहे हैं, उसमें उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि भले ही जनता ने जनादेश दिया हो एनडीए के पक्ष में, चुनाव में हमें जीत हासिल हुई है, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अपोजिशन की हार के बावजूद ऐसे पेश कर रहे हो जैसे जनता ने उन्हें जनादेश दिया हो, और ये बहुत विचित्र स्थिति है। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि कोई छात्र ऐसा हो जो कि बार बार फेल कर रहा हो, दूसरा छात्र 95 नंबर हर बार 100 नंबर लाता हो, और तीसरी बार ऐसा हो रहा हो कि उस छात्र को 25 या 30 नंबर आ जाए तो वो अपने कम मार्क्स के बजाय ये कहना शुरू कर दे कि देखो सामने वाले को 100 नहीं बल्कि इस बार 95 नंबर आया है, 5 नंबर उसको कम आया है। तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपोजिशन की जो रणनीति है उसे भी कैसे काउंटर कर रहे हैं। उसके बाद जब एनडीए की बैठक हुई तो एनडीए की बैठक में सभी दलों के नेताओं ने न सिर्फ प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर एक बार फिर से भरोसा जताया, बल्कि उनमें से नीतीश कुमार ने तो ये तो कहा कि जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो जल्द से जल्द होना चाहिए, सरकार का गठन जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। और उसके बाद ये तय किया गया कि 7 तारीख को 11 बजे पहले संसदीय दल की बैठक होगी पार्लियामेंट में, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो सेंट्रल हॉल है, और उसके बाद राष्ट्रपति के सामने जाकर दावा पेश किया जाएगा। उससे पहले आज रात और कल तक जो सरकार गठन के लिए जो फॉर्मूला होना चाहिए कि कितने सांसद पर आपको एक कैबिनेट मंत्री या कितने सांसद पर आपको एक राज्य मंत्री मिलने हैं, उस पर अंतिम मोहर लगा दिया जाएगा। और सोर्सेज के द्वारा में जो जानकारी दी जा रही है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि उस काम पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है, कल तक उसे फाइनलाइज कर लिया जाएगा और वो एक इवन फॉर्मूला होगा, यानी कि सभी पर वह उसी रूप में लागू होगा। अगर 5 सांसद पर एक कैबिनेट मंत्री दिया जा रहा है तो वो फिर सब पे उस तरह से लागू किया जाएगा, और फिर उसी हिसाब से अगर सांसदों की संख्या ज़्यादा है तो दूसरा कैबिनेट मंत्री या एमओएस को लेकर के कोटे की बात की जाएगी। ये इस लिहाज से किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई गतिरोध नजर ना आए। पिछली बार भी हालांकि इस बात को किया गया था, लेकिन इस बार करना ज़्यादा चुनौती इस लिहाज से है कि एनडीए की सरकार तो पिछली 2 बार भी थी, 2014-2019 में भी, लेकिन इस बार जो गठबंधन की सरकार है वो बहुमत के लिए डिपेंडेंसी वाली सरकार है, और उस लिहाज से उस फॉर्मूले को अंतिम रूप देना एक चुनौती वाली बात है, क्योंकि माना जा रहा है कि जेडीयू और टीडीपी दोनों ही अपने पॉलिटिकल कंपल्सन को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट में उतने बढ़त की दरकार करेंगे।
रजत जी। देवेंद्र, ये आज बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ने ये डिमांड कर दी, नीतीश कुमार ने वो डिमांड कर दी, प्रेशर बनाया जा रहा है जो आम तौर पर जब अलायंस की सरकार बनती है तो होता है। क्या ऐसा कुछ हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी और कोरी कल्पना है और टीडीपी का जो पहले के एनडीए के सरकार के समय जो अनुभव था उस आधार पर, क्योंकि उनके पास स्पीकर था या बाकी जो पोर्टफोलियो थे उसके आधार पर एक फेक चीज़ चलाने की कोशिश की गई। जेडीयू की तरफ से भी वैसी ही बात कही गई कि रेल मंत्रालय को लेकर बार बार बिहार के दलों में एक आकर्षण रहता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, जो जिसे हम एकदम कन्फर्मेशन के तौर पर बता सकते हैं कि ऐसी कोई भी बात अब तक नहीं हुई है। बातचीत अभी उस लेवल पर पहुंची ही नहीं है। आज जो भी बैठक हुई, जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, वो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी और बैक चैनल जो टॉक है वो आज रात से वो ऑन होना है और कल तक उसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। किसी प्रकार के प्रेशर की बात, किसी प्रकार के डिमांड की बात, वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं। अब आने वाले 2 दिन में क्या होने वाला है सरकार बनने के प्रोसेस के दौरान? इसमें सारे नाम को तय करके और कल शाम के बाद ये बताना शुरू कर दिया जाएगा जिन्हें जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। पहले तो एक फॉर्मूला तय करके और उसके बाद उस फॉर्मूले के तहत बाकी दलों से भी वो नाम लेके और बीजेपी अपने कोटे के जो लोग हैं उनको, तो कल शाम के बाद उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया जाएगा। परसों संसदीय दल की बैठक होगी और उसके अगले दिन क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह लेना है, तो ऑलरेडी संसदीय दल की बैठक के लिए जो सभी सांसद हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जा चुका है। कईयों का जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि बैकग्राउंड चेक भी कराया जा रहा है। बैकग्राउंड चेक इस लिहाज से ज़रूरी होता है कि अगर आपको मंत्री बनना है तो उस मंत्री बनने से पहले इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट मांगी जाती है उस काम को ऑलरेडी किया जा रहा है। ठीक है देवेंद्र, आपने बहुत सारे लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी होंगी कि किस किस की इंटेलिजेंस चेकिंग हो रही है, किस किस को फोन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 7 जून को एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस दौरान राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर सहयोगी दलों से बात करेंगे। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि यह फॉर्मूला तय किया गया है कि 5 सांसदों पर 1 कैबिनेट मंत्री का पद दिया जाएगा। इस फॉर्मूले के लेकर बातचीत चल रही है। इसी आधार पर सभी दलों से बात की जा रही है। अभी पार्टियां कल शाम तक तय कर लेंगी कि उनकी तरफ से किसे मंत्री बनाया जाना है। सब कुछ तय हो जाने के बाद ही राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 7 जून को बीजेपी के सभी 240 सांसदों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को भी दिल्ली बुलाया गया है। क्योंकि विरोधी दलों के नेता आज सुबह से बार बार कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सपोर्ट की वजह से एनडीए बहुमत का दावा कर रहा है, लेकिन ये दोनों नेता पाला बदल सकते हैं। यह सवाल एनडीए की मीटिंग के बाद चंद्रबाबू नायडू से पूछा गया तो नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में इस सवाल ही बेमानी है कि वो एनडीए के साथ हैं या नहीं। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. चंद्रबाबू नायडू को लेकर चर्चा इसलिए उठी क्योंकि दिल्ली के लिए निकलने से पहले नायडू ने विजयवाड़ा में रिपोर्टर से बात की थी। वहां भी उनसे सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि कल ही नतीजे आए हैं, अभी वो एनडीए के साथ हैं, एनडीए की मीटिंग में जा रहे हैं। अगर आगे कुछ होता है तो बताएंगे। No. Hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report you. चंद्रबाबू नायडू ने जो आखिरी लाइन बोली उसको लेकर तरह तरह के इंटरप्रिटेशन किए गए, तमाम बातें बनाई गई। लेकिन दिल्ली में एनडीए की मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि मिलकर चुनाव लड़ा है, इसलिए वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बीजेपी के बाद 16 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद तीसरे नंबर की पार्टी है 12 सांसदों वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। विरोधी दलों के नेता नीतीश कुमार के रुख को लेकर भी दावे कर रहे हैं। इस तरह के दावों को हवा क्यों मिली, ये भी मैं आपको बता देता हूं। असल में हुआ यह कि आज दिल्ली में
एनडीए की मीटिंग होनी थी और इंडिया अलायंस की मीटिंग भी होनी थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को दिल्ली आना था। दोनों एक ही फ्लाइट से पटना से निकले। एयरक्राफ्ट में पहले आगे की सीट पर नीतीश कुमार और उनके पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव बैठे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी तस्वीर आई जिसमें तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में बैठे दिखाई दे रहे थे और इसके बाद तो चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आज नीतीश कुमार और तेजस्वी की अचानक मुलाकात हो गई। अटकलें लगने लगी। जब फ्लाइट पटना से दिल्ली पहुंची तो नीतीश कुमार से पूछा गया क्या वो एनडीए के बजाय इंडिया अलायंस के साथ जाने पर सोच सकते हैं। इस पर नीतीश मुस्कुराकर बिना कोई जवाब दिए निकल गए। फिर तेजस्वी निकले तो तेजस्वी पूछा गया 2 घंटे की फ्लाइट के दौरान नीतीश से क्या बात हुई। तेजस्वी ने भी गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने ये कहकर खेल करने की कोशिश की कि वो तो पीछे की सीट पर बैठे थे, नीतीश जी ने बुलाया तो साथ जाकर बैठ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद तेजस्वी ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि क्या बात हुई, ये सार्वजनिक तौर पर बताने की जरूरत क्या है। अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। सलाम दुआ हुई, फिर देखिए कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। तो कुछ बात हुई, पॉलिटिकल बात? अब ये सब छोड़िए, ये सब समय पे बात किया जाता है, ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। हालांकि जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार के रुख को लेकर हो रही चर्चाओं को खारिज करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा यह सब बकवास बातें हैं। नीतीश बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और वो एनडीए में हैं, एनडीए में ही रहेंगे। जहां तक तेजस्वी के साथ एक फ्लाइट में आने का सवाल है तो फ्लाइट के दौरान जब टाइमिंग का क्लैश होता है तो बहुत से नेता मिलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फ्रंट सीट पर तो नीतीश कुमार जी है और फ्रंट सीट पे जो होता है वही चालक होता है, संवाहक होता है। ये सब चर्चाएं बेफिजूल है, बेमतलब है। हमने लोकसभा का चुनाव श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेतृत्व में लड़ा है। जरूर हमें उत्साहजनक सफलता वहाँ पर मिली है। आज नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, वो सीधे एनडीए की बैठक में जाएंगे जहाँ पार्टी की तरफ से वो पत्र भी सौंपेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मसौदा तैयार है। लिहाजा मैं इन अफवाहों को सिरे से रिजेक्ट करता हूँ। इंडी गठबंधन क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या संपर्क करता है, ये सब बेकार की और फिजूल की अफवाहें। असल में जब भी गठबंधन की सरकार बनती है इसी तरह की अटकलें बार बार लगाई जाती हैं। पटना से सुबह एक ही फ्लाइट ऐसी है जिसमें बिजनेस क्लास है, इसलिए नीतीश और तेजस्वी दोनों इसी फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे। फ्लाइट में मुलाकात हो गई और ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी इस बात को बहुत बड़ा बना दिया गया। एनडीए की मीटिंग के बाद ललन सिंह ने भी कहा बिल्ली के भाग से चीका नहीं टूटता। विपक्ष के लोग सरकार बनाने के ख्वाब देखते रहे, लेकिन वो ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। जेडीयू एनडीए के साथ था और रहेगा। इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोशलिस्ट हैं, आप लोग आना चाहिए। सोशलिस्ट इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सीका के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सीका गिरे और उसका छाली वो खाए, तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे। कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में, चंद्रबाबू नायडू के बारे में जो भी अटकलें थी, जो भी अफवाहें थी, वो साफ हो गई। एनडीए की मीटिंग में आज सभी दलों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया है कि पिछले 10 साल में मोदी की लीडरशिप में एनडीए सरकार ने जबरदस्त काम किया। जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ एक बार फिर नरेंद्र मोदी के पक्ष में फैसला किया और पूरा एनडीए मोदी के साथ खड़ा है। मीटिंग के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए की सभी पार्टियों ने मोदी को एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए सपोर्ट दिया। जो लोग नीतीश के बारे में इधर उधर की बातें कह रहे हैं
वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं, किसी कोई मतभेद नहीं, कोई नहीं। सब लोगों ने प्रशंसा की और उनके नेतृत्व को सराहा और भारत का विकास उनके नेतृत्व में ही होगा, ऐसा सब लोगों ने व्यक्त किया। सर, ऐसी भी खबर चल रही है कि जो इंडिया गठबंधन है वो जी से बातचीत करने की एकदम वाहियात बात है। इसमें का कोई दम नहीं है। ये भ्रामक प्रचार कर करके अपना राजनीति लोग कर रहे हैं, जिसको कि भारत की जनता पसंद नहीं करती है। कोई डिमांड हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोग बिना शर्त समर्थन दिया है। सबसे पहले बिहार में हमारे ही जीत का डिक्लेरेशन हुआ और सबसे पहले हमने ही वहां से डिक्लेयर किया कि हर हालत में हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद इसी तरह की अटकलें लगातार चलती रहेंगी। बिहार में अगले साल की शुरुआत में असेंबली इलेक्शन होना है। सिर्फ 6 महीने का वक्त है, इसलिए सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव के हिसाब से माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात का शिगुफा भी उसी का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद पूरे पटना में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, जिनमें बिहार में एनडीए के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए दोनों नेताओं को बधाई दी गई और इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मोर्चेबंदी शुरू कर दी। आज नीतीश कुमार के सबसे करीबी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का मतलब समझाया। विजय चौधरी ने कहा, बिहार के जनादेश का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि नीतीश बिहार के सबसे बड़े नेता हैं और दूसरा यह कि नीतीश कुमार का आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाना बिहार की जनता को पसंद आया। परिणाम जो आए हैं वो पूर्ण रूप से जो हम लोगों ने अपनी जीत का लक्ष्य जिस रूप में निर्धारित किया था उसमें थोड़ी कमी रह गई है। जो बिहार के नतीजे हैं वो कुछ चीज़ों की तरफ बड़ा निश्चित संकेत करती है। पहली चीज़ कि जो हम लोगों ने पिछले समय हमारे नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री ने, नीतीश कुमार जी ने जो महागठबंधन छोड़ के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जो जाने का फैसला किया, ये बिहार की जनता ने उसका अनुमोदन कर दिया है। एनडीए में हम लोगों का भाजपा के साथ होना ये बिहार की जनता की मौलिक और जिसको कहिए पुरानी पसंद है। दूसरी बात है जो बिहार की जनता में हमारे नेता नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता आज भी उसी किस्म से बरकरार है। ये इस चुनाव का सबसे बड़ा पैगाम है। और इसके बाद विजय चौधरी ने कहा, बिहार में एनडीए को जो कामयाबी मिली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और नीतीश कुमार के काम दोनों का नतीजा है। विजय चौधरी ने कहा, 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में अगर नीतीश के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है और 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा। बिहार में एनडीए की इतनी अच्छी इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या उनके कार्यों की सराहना तो है, उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों का जो असर है, जो विकास के काम हुए, ये स्पष्ट रूप से ये दोनों का मिला जुला परिणाम है। ये आप अगर अगल बगल के राज्यों के नतीजों को देखिएगा तो और ज़्यादा आपको स्पष्टता से ये चीज़ सामने आई। और 20 वर्षों के शासन के बाद भी कहीं पर जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं वो कहीं नहीं दिखा।
ये 24 के नतीजे ने 25 का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आने वाले समय में भी एनडीए का या एनडीए का ही भविष्य उज्जवल है बिहार में, यही हम आपको कहना चाहते हैं। हम लोगों का ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। जेडीयू के नेताओं ने बिल्कुल साफ कर दिया, बिहार में असेंबली का अगला चुनाव एनडीए लड़ेगी और एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेगी। आज नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के अलायंस पार्टनर आरएलडी के जयंत चौधरी ने एक इंटरेस्टिंग बात कही। जयंत चौधरी ने कहा कि नीतीश तो उनके प्रेरणा स्रोत हैं, नीतीश को देखकर ही उन्होंने भी पलटी मारी थी, इसका उन्हें फायदा मिला। जयंत चौधरी ने कहा उन्हें नीतीश से अभी बहुत कुछ सीखना है। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। सर मंत्रिमंडल में रालोसपा शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। जैसे इलेक्शन के नतीजों के बाद सबके अपने अपने कैलकुलेशन हैं, इसी तरह एनडीए की सरकार बनाने को लेकर सब नेताओं के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है। बीजेपी के लिए आज सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि अब इस बात में कोई डाउट नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरकार बनाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मोदी विरोधी मोर्चे में कई नेता ऐसे हैं जो अभी भी ये सोचकर खुश हैं कि कभी तो चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार मोदी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। कांग्रेस इस बात पर खुश है कि मोदी विरोधी मोर्चे में सबसे ज्यादा सीटें उसे मिली हैं और अब इस मोर्चे की लीडरशिप उसके हाथ में रहेगी। अखिलेश भैया खुश हैं कि 4 बार हारने के बाद उन्होंने बीजेपी में यूपी में बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल कर ली और उनकी वजह से बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। चाचा शरद पवार खुश हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में भतीजे को रोक दिया, अपनी पार्टी की ताकत प्रूव कर दी। ममता दीदी प्रसन्न है कि उन्होंने बीजेपी को बंगाल में पैर नहीं फैलाने दिए। जो जीता वो भी खुश, जो हारा वो भी खुश। इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हालांकि आज इंडिया अलायंस ने अपनी हार स्वीकार कर ली। विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा फिलहाल इंडिया अलायंस विपक्ष में ही बैठेगा, सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। आज खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा शरद पवार, सुप्रिया सूले, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला, संजय राउत, डी राजा, चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, संजय सिंह और राघव चड्ढा समेत 33 नेताओं ने हिस्सा लिया। करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि नंबर न होने के बावजूद क्या सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मीटिंग में शामिल सारे दलों से राय ली गई और इसके बाद यह तय किया गया कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए सही वक्त का इंतजार करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के बाद कहा कि जनता तानाशाही से आजादी चाहती है। विपक्षी अलायंस मोदी सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और सही वक्त आने पर सही कदम उठाएगा। The constituents of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take
appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. असल में आज सुबह से संजय राउत, संजय सिंह और कांग्रेस के कुछ नेता बार बार ये दावा कर रहे थे कि जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ फैसला दिया है। संजय राउत ने तो यहां तक कहा था कि इंडिया अलायंस के पास 250 सांसदों का सपोर्ट है, इसलिए इंडिया अलायंस की सरकार भी बन सकती है। लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद संजय राउत ने अपने तेवर बदले। उन्होंने कहा जनता का मैंडेट इंडिया अलायंस के पक्ष में है, लेकिन नंबर उनके साथ नहीं है। संजय राउत ने कहा कि मोदी की सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। विपक्ष उसी वक्त का इंतजार करेगा। जैसे ही मोदी का साथ उनके पार्टनर छोड़ेंगे, तब विपक्षी मोर्चा केंद्र में सरकार बनाने का प्रयास करेगा। बैठक हुई है, सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं सभी उपस्थित थे। खरगे साहब के घर में बैठक हुई। सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी, खरगे जी, शरद पवार साहब, स्टालिन साहब, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी सभी थे जी। और हमारी जो एकजुट चुनाव से पहले रही वही आज कायम रही जी। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है उसके खिलाफ मिला है, जो करने वाले लोग हैं। तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिज़ायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से तय हो गया कि देखिए ये सर्वसम्मति कब तक टिकती है या आने वाले 6 महीने में आपको पता चले। विपक्ष रणनीति पर ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता विजय लक्ष्मी के पास चलते हैं। विजय, खबर तो यह है कि इंडिया अलायंस के नेता सुबह तक कह रहे थे उनके पास सरकार बनाने लायक सीटें हैं, बहुमत है, सरकार बना सकते हैं, लेकिन शाम होते होते यह बदलाव दिखाई दिया। देखिए, इंडिया अलायंस को ये तो पता है कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं जितने चाहिए, लेकिन उनको ये भी पता है कि शायद वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस पार्टनर खड़े हैं या जो एनडीए है उसमें से कोई छिटक जाए या कहीं वहां पर बात ना बने और फिर वो अलाय जो है वो इंडिया ब्लॉक के साथ आकर के खड़ा हो जाए और ऐसी स्थिति में इंडिया ब्लॉक जो है वो सरकार बनाने का की ओर कदम आगे बढ़ा सकता है। बहरहाल आज की मीटिंग में यूनानिमस ये डिसीजन लिया गया कि फिलहाल कोई स्टेक क्लेम नहीं किया जाएगा, इंतजार किया जाएगा राष्ट्रपति जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को इनवाइट करेंगी और फिर आगे असेस और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि अगर वहां से कोई खेल बिगड़ता है, वहां से कोई अलाय नाराज होता है, बात नहीं बनती है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लगता है कि कई सारे ऐसे घटक दल हैं जो बड़े बड़े प्लम पोर्टफोलियोज की वहां पर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं हुई तो ऐसे लोग जो हैं वहां से नाराज होकर छिटक कर इस तरफ आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इंडिया ब्लॉक के नेताओं का डिसीजन यही है कि सिचुएशन को वेट और वॉच किया जाए और देखा जाए कि क्या कहीं पर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पर बात ना बने या कोई एनडीए के घटक दल नाराज होकर के वहां से बाहर निकले और फिर इंडिया ब्लॉक के समर्थन से सरकार बनाने का कोई वहां पर कोई ऑप्शन या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसीलिए आज के अगर स्टेटमेंट को आप देखें तो साफ तौर पर लिखा है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट स्टेप लेंगे ये करने के लिए, ये फैसले को रियलाइज करने के लिए जिसमें जनता ने ये जनादेश दिया है कि वो बीजेपी से गवर्न नहीं होना चाहती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो इतिहास है गठबंधन की सरकारों का उसमें बहुत बार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग दिखती हैं। शायद इसीलिए ये फैसला किया मोदी विरोधी मोर्चे ने कि वो इंतजार करेंगे, सही वक्त का इंतजार करेंगे और अगर लगेगी कोई ऐसी स्थिति तो फिर एक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी। शरद पवार इस बात को सबसे अच्छी तरह समझते हैं कि इस समय मोदी को सरकार बनाने से नहीं रोका जा सकता।
वो जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को एनडीए से अलग करना इस समय मुश्किल होगा। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे नेता इसीलिए आज की मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल सरकार बनाने के रास्ते बंद हैं। लेकिन राहुल गांधी चुनाव के दौरान अपनी हर पब्लिक मीटिंग में कहते थे, लिख कर ले लो, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो चाहते हैं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाना चाहिए। लेकिन नंबर्स ऐसे हैं कि मोदी को तीसरे टर्म से रोक पाना इस समय तो असंभव है। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी मोदी विरोधी मोर्चे के कई नेताओं ने कहा था, हमारी सरकार बनेगी, अगर नहीं बनी तो सब कहेंगे कि सब मिलकर लड़े, फिर भी मोदी को नहीं रोक पाए। आज 2 घंटे तक जो मीटिंग हुई उसमें कई बार ये बात उठी, लेकिन फिर एक अनुभवी नेता ने समझाया कि अकेले बीजेपी के पास 240 एमपीज हैं और हमारी इतनी सारी पार्टियों को मिलाकर भी 234 एमपी होते हैं। इसीलिए फिलहाल वेट एंड वॉच के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चुनाव नतीजों को लेकर महाराष्ट्र से भी आज एक बड़ी खबर आई। महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी दोनों को मिलाकर भी महायुति की टैली सिर्फ 17 सीटों तक पहुंच पाई। चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए आज मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। पार्टी का परफॉर्मेंस कहां खराब रहा, क्यों खराब रहा, इस पर मीटिंग में चर्चा हुई और इसके बाद सभी नेता मीडिया के सामने आए। इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पार्टी को जो सेटबैक लगा उसकी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि महायुति में बीजेपी को वही लीड कर रहे थे। फडणवीस ने कहा कि वो पार्टी हाईकमान से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें सरकार की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए, ताकि वो पूरा वक्त संगठन के लिए दे सके। कुछ महीनों के बाद असेंबली इलेक्शन होने हैं, उनकी तैयारी कर सकें। हालांकि फडणवीस ने यह भी कहा कि आखिरी फैसला केंद्रीय लीडरशिप को लेना होगा, जैसा पार्टी कहेगी वो वैसा ही करेंगे। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक इस्तीफे की पेशकश कर दी, इसलिए उनके अगल बगल बैठे चंद्रशेखर बावनकुले और अशोक चव्हाण सख्ते में आ गए। वो समझ ही नहीं पाए कि देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात कही और चले गए। इसके बाद बाकी नेता उनके पीछे पीछे भागे, फडणवीस से बात की। कुछ देर बाद चंद्रशेखर बावनकुले फिर वापस आए और उन्होंने कहा, फडणवीस ने अपने मन की बात कही है, लेकिन संगठन के साथ साथ उनकी जरूरत सरकार में भी है, इसलिए इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। सभी नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से कहा, उन्हें इस तरह का फैसला लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारी सवेरे एक कोर ग्रुप की और इलेक्शन मैनेजमेंट की बैठक हुई। उस बैठक में 48 लोकसभा के चुनाव को लेकर पूरा एनालिसिस किया गया। आशीष शेलार की पूरी टीम हमारे साथ इस बैठक में थी, देवेंद्र जी भी थे बैठक में,
और ये करने के बाद हमारी यहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति हुई जिसमें देवेंद्र जी ने कह दिया कि मुझे पूरा टाइम, फुल टाइम अब महाराष्ट्र में फ्रंट लाइन में संगठन और विकास में काम करना है। उस कोर ग्रुप की बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था कि देवेंद्र जी सरकार के बाहर आए और हमारे साथ फुल टाइम घूमे। उन्होंने ये मंशा व्यक्त की है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के नेता जो निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय होगा। लेकिन उनकी भावना उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन उसके बाद हम लोग सारे लोग फिर एक बार देवेंद्र जी के साथ बैठे। हम सारे लोगों ने उनको विनती की है कि वो सरकार में रहकर ही हमारे साथ 4 दिन संगठन को दे सकते हैं। अभी ऐसा कोई अंतिम निर्णय उन्होंने लिया नहीं है और लेना नहीं है। संगठन की भावना ऐसी है। इसके बाद बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार और प्रवीण दरेकर फिर से फडणवीस के सरकारी घर पर पहुंचे। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की पेशकश की खबर फैल चुकी थी, इसलिए बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी सागर पर इकट्ठे हो गए, फडणवीस के पक्ष में नारे लगाए। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एक बयान जारी करके कहा, महायुति की तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव के जो नतीजे आए उसकी जिम्मेदारी सबकी सामूहिक है। शिंदे ने कहा वो जल्द ही देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि वो इस्तीफे की बात न करें। इसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले देवेंद्र फडणवीस से मिलकर फिर मीडिया के सामने आए। बावनकुले ने फिर कहा, देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे को लेकर कोर कमेटी की बैठक में कोई बात ही नहीं हुई। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसी बात कह दी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार में बने रहेंगे और संगठन का काम भी करते रहेंगे। देवेंद्र जी ने अपनी भावना व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि मैं केंद्र से बात करूंगा, केंद्र के सभी नेताओं से बात करूंगा और उसके बाद मैं कुछ निर्णय करूंगा। जवाबदारी सभी की होती है चुनाव में कि हमारे सारे टीम है, सबकी जवाबदारी है। अकेले की देवेंद्र की जवाबदारी नहीं है, हमारी सबकी जवाबदारी है कि पूरा टीम को साथ लेकर काम करना। अब रहेगी बात बने रहने की, वो 100% बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार में है तो संगठन का काम नहीं, वैसे भी वो काम करते हैं। लेकिन फडणवीस के बयान से महाविकास आघाड़ी के नेता, खासकर कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, देवेंद्र फडणवीस की गलत नीतियों की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी हाईकमान फडणवीस को महाराष्ट्र से दूर करना चाहती है। हो सकता है उन्हें दिल्ली बुलाया जाए, लेकिन फडणवीस जाना नहीं चाहते, इसलिए वो संगठन के काम का बहाना बना रहे हैं। 48 में से 45 पार का नारा यहां के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस ने दिया था और उसके आधार पर मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। अब उनको मुंह की खानी पड़ गई, तो जिम्मेदारी तो किसी को लेनी थी ना। देवेंद्र जी ने जिम्मेदारी ली है। जहां तक इस्तीफे की बात है, मैं समझता हूं कि शायद उन्हें कहा गया है कि आप वहां नहीं रहोगे। ये भी हो सकता है कि शायद उनको दिल्ली ले जाया जा रहा है, उनको शायद मंत्री बनाया जा रहा है, नया मंत्री मंडल बन रहा है, नई मिनिस्ट्री में उनको स्थान मिलेगा, शायद वो जाना नहीं चाहते। लेकिन आला कमान जिस तरह से मराठा और ओबीसी में जो टकराव पैदा हुआ देवेंद्र फडणवीस की नीतियों के चलते, उससे बचना चाहती है और सोचती है कि देवेंद्र जी महाराष्ट्र की राजनीति से अलग हट जाए तो शायद ये मसला समाप्त हो जाए। लेकिन जब जब इस तरह के बयान आते हैं, कोई नेता इस्तीफे की पेशकश करता है, तो फिर तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, कुछ लोग मजा लेते हैं। कांग्रेस के नेता विजय वेट्टीवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के बयान को नया ट्विस्ट दिया। संजय राउत ने कहा, पूरा खेल दिल्ली का है, बीजेपी हाईकमान योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस से इस तरह का बयान दिलवाया गया। बात ऐसी है, ये देवेंद्र जी का जो इस्तीफे वाला नौटंकी है, ये एक स्क्रिप्टेड है, केंद्र से आया हुआ। जिस राज्य में सीटें कम हुई है बीजेपी, वहाँ वो इस्तीफा लेने की जो नाटक चल रहा है, आज देवेंद्र का इस्तीफा लेंगे, उस आधार पर वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लेना चाहते हैं, इसलिए देवेंद्र के माध्यम से ये चल रहा है। सब ये सही है कि देवेंद्र फडणवीस परेशान हैं,
महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम होना उनके लिए सेटबैक है। उन्हें कई तरह की लिमिटेशंस के साथ काम करना पड़ा है, पर मुझे लगता है कि इस वक्त फडणवीस को इस्तीफा देने से रोका जाएगा। अगर चुनाव में कम सीटें आने को लेकर जिम्मेदारी मानकर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देते हैं तो बाकी राज्यों में भी जहां सीटें कम हुई हैं इस तरह की डिमांड उठने लगेगी। और जैसा संजय राउत ने कहा कि लोग तरह तरह के अटकलें लगाएंगे। फिलहाल बीजेपी ऐसी कोई उठापटक नहीं करना चाहेगी। उड़ीसा में भी नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है। 10 जून को पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उड़ीसा में बुरी हार मिलने के बाद नवीन पटनायक ने आज राजभवन जाकर गवर्नर रघुबर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद नवीन बाबू ने अपने सरकारी आवास पर बीजू जनता दल के सभी नए विधायकों से मुलाकात की। बीजेडी को इस बार 147 में से सिर्फ 51 सीटें मिल पाई हैं, जबकि बीजेपी ने 78 सीटें जीती हैं। अपनी पार्टी के नए एमएलए से नवीन पटनायक ने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने 24 साल तक जनता की भलाई के काम किए हैं। अब जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का फैसला सुनाया है तो बीजेडी इस जिम्मेदारी को निभाएगी और जनता की सेवा करती रहेगी। आप तो जानते हैं जब मैं पहले मुख्यमंत्री बना 70% उड़ीसा के लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। अब 10% ही नहीं। हमारा हर प्रोग्राम हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, महिला मानव के लिए सब कुछ हमने छुआ है और सुंदर काम करा है। हमने कुछ भी शर्म नहीं होनी चाहिए हमारे 24 साल की सरकार के बारे में। हमने पूरा मेहनत किया है उड़ीसा के लोगों को लिए और करते जाते। उड़ीसा के लोगों के मन में इस समय 2 सवाल हैं। एक तो ये कि नवीन पटनायक ने इस्तीफा दे दिया, अब पांडियन का क्या होगा? क्या वो उनके सहयोगी साथी बने रहेंगे? और दूसरा सवाल यह है कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी, 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यह सस्पेंस अभी बना हुआ है। अब मैं आपको लखनऊ से आई आज की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोकसभा इलेक्शन के नतीजे देखकर कांग्रेस के दफ्तर में आज तमाम मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई और गारंटी कार्ड का फॉर्म मांगने लगी। इन महिलाओं का कहना था कि चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी हर रैली में कहते थे कि चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में खटाखट 8,500 रुपए डाले जाएंगे। कल चुनाव के नतीजे आए और आज मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गईं। जब इन महिलाओं से बात की गई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। महिलाओं ने कहा कि चुनाव के दौरान भी उनसे फॉर्म भरवाया गया था, उसकी रसीद भी दी गई थी और कहा गया था चुनाव के बाद ये रसीद दिखाने पर 8,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अब रसीद जमा कराने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। कई महिलाएं तो सिर्फ इसलिए आई थी कि उन्हें भी फॉर्म भरकर पैसे मिलेंगे। क्या जानकारी मिली आपको? बस यही हुआ कि फॉर्म मिलेगा तो 8,500 रुपए महीना आया करा करेगा बैंक में, गरीबी के उससे, बस यही तो बस पता है। तो जब आप यहाँ पहुँची तो क्या आपने को फॉर्म मिला? नहीं मिला। किसी को फॉर्म मिला यहाँ पर? बहुत से लोग को मिला, बहुत पब्लिक लेके गई, बस हम ही लोग रह गए थे। हमारे मोहल्ले के 6-7 लोग, जब भी हम लोग के चलो हम लोग भी चले लेने गए। तो राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार बन रही है इस समय? अब ये नहीं पता भैया, सुना है रही है। अब ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि बनेगी कि नहीं बनेगी। लोग कितने सीधे साधे भोले भाले होते हैं। चुनाव में जब लालच देकर लोगों से वोट मांगे जाते हैं, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं। बेंगलुरु में भी सैकड़ों महिलाएं राहुल गांधी के वादे पर यकीन करके पोस्ट ऑफिसेज में खाता खुलवाने पहुंच गई थी और अब लखनऊ में ये महिलाएं पैसे लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, गारंटी पूरा करने के लिए कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गई। ये इस बात का सबूत है कि सीधे साधे लोग किस तरह नेताओं के चुनावी वादों पर यकीन कर लेते हैं, वोट दे देते हैं,
लेकिन चुनाव के बाद निराश होना पड़ता है।